Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. So today is 4 January and day is Tuesday. सबसे पहले कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स का डेली न्यूज़ एनालिसिस फ्रॉम आर नोट्स। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, साथ में द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड, ये तीन न्यूज़पेपर्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। और अगर आप जैसे आज ज्वाइन करते हैं वीडियो के बाद या वीडियो के लिंक से, तो आपको पुराने मैसेजेस नहीं दिखते हैं। तो मैं पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो आपको कैसे करना है, आपको पिंड मैसेज में जाना है जो ग्रुप के नाम के जस्ट नीचे शो कर रहा होता है। तो उसमें आपको सारी पुरानी पीडीएफ, सब कुछ लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाता है बेसिकली। और साथ में ही जो ये नोट्स हैं जिससे मैं पूरी वीडियो कवर करता हूँ, ये भी आपको उसी के अंदर मिल जाता है ना। बहुत सारे लोग इंग्लिश में वीडियो की डिमांड कर रहे थे कमेंट्स के अंदर काफ़ी टाइम से, अभी कोई रिसेंट डिमांड नहीं, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे। तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो आज आ रही होगी, एक उसके अनाउंसमेंट से रिलेटेड। तो वो चीज़ है। और बाकी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। दलाल स्ट्रीट। सो डी स्ट्रीट जो फर्स्ट वर्ड लिखा है, इट बेसिकली मीन्स दलाल स्ट्रीट बिगिंस न्यू ईयर हैप्पी नोट डिस्पाइट ओमिक्रॉन। सो बेसिकली आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते, मतलब लास्ट ईयर भी आप बोल सकते हैं, जो लास्ट ईयर का लास्ट हफ्ता था, स्टॉक मार्केट जो 31 को क्लोज हुआ, तो वो डिक्रीजिंग नोट पे क्लोज हुआ था। तो वहाँ से पेस पकड़ी है मंडे को स्टॉक मार्केट में, दोनों ही निफ्टी और सेंसेक्स ने। और बेंचमार्क्स जो यहाँ पर लिखा है वो बेसिकली इसका मीनिंग है इंडाइसिस। इंडाइसिस मतलब इंडेक्स को प्लूरल में इंडाइसिस बोलते हैं। तो इंडाइसिस यानी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही 1.6% लगभग क्लाइम करे मंडे को, और दोनों इतने कर रही हैं। सेंसेक्स 1.61% करा है। तो वो है यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव नोट पे बेसिकली उन्होंने स्टार्ट किया है न्यू ईयर को। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि 3 जनवरी की न्यूज़ है ये, तो बट फर्स्ट और सेकंड को क्या हो रहा था, तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट और सेकंड को सैटरडे संडे था, तो स्टॉक मार्केट बंद रहता है उस दिन। और थर्ड को ही बेसिकली न्यू ईयर के अंदर पहले दिन ओपन हुआ है। और ओमिक्रॉन मे नॉट बी एज इफेक्टिव, मे नॉट बी एज मच सिवियर। सो बेसिकली वो ये कि कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जो टेक्निकल एनालिसिस वाले एक्सपर्ट्स होते हैं बेसिकली, वो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन शायद इतना भी सिवियर ना हो कि हमें दिख रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं और स्टॉक मार्केट भी साथ में बढ़ रहा है। तो उस बेसिस पे उन्होंने कहा है बोथ आर अराउंड 5% ऑफ फ्रॉम 19 अक्टूबर लेवल्स। अब यहाँ पर 19 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ था जो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो 19 अक्टूबर को निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही अपने पीक पर पहुंचे थे। अभी ऑल टाइम हाई जो भी उनका है आज तक का, तो वो 19 अक्टूबर को ही अचीव हुआ था। तो वहाँ से 5% ऑफ चल रहे हैं, मतलब 5% नीचे चल रहे हैं आज की डेट में। कल मतलब बढ़ने के बाद 5% लगभग दोनों ही ऑफ चल रहे हैं। तो मतलब बोला ही जा रहा है कि वहाँ तक एक मैक्सिमम लिमिट है फॉर द टाइम बीइंग। अगर कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बूम नहीं आता है इकोनॉमी के अंदर, तो सिर्फ इतनी ही एयर बची है। मतलब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आज के दिन अभी है और यहाँ पर 19 अक्टूबर वाले दिन थे, तो लगभग इतना ही गैप बचा है कि जितना वो बढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली इस सेंस में पूरी न्यूज़ लिखी गई है ना। ये क्लियर कर देता हूँ, आगे चलते हैं। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स अनक्लियर अबाउट टैक्स प्रोविजंस इंडस्ट्री। सो बेसिकली जीएसटी से रिलेटेड ये पूरी न्यूज़ है, और इसकी एक फॉलोअप न्यूज़ भी आगे आपको दिखेगी पेपर के अंदर और नोट्स के अंदर भी। तो इसके अंदर बोला गया है कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स जो हैं, मैं आपको एक बार बैकग्राउंड के लिए बताता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो आपको एक छोटा सा टैक्स देना होता है, या चार्ज बोल सकते हैं, वो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के पास ही जाता है। तो एक तरीके से वो आपके लिए, जो प्लेटफॉर्म है वो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए आपसे पैसे ले रहा है। तो कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है या कोई भी गुड भी बेच रहा होता है, तो आप सभी को पता है एक टैक्स लगता है जीएसटी नाम का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सर्विसेज पे भी जीएसटी लगता है। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने सर्विस टैक्स को पे नहीं करते, मतलब जो जितना उनका पार्ट गवर्नमेंट को उसको पे करना चाहिए आउट ऑफ द मनी जो हमसे लेते हैं वो, तो वो नहीं करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि फिर जीएसटी डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर टैक्स प्रोविजंस को वो डिफाई कर रहे हैं, एक तरीके से रूल को ब्रेक कर रहे हैं। तो जो जीएसटी का पूरा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप कह सकते हैं, या एक और नाम इसके अंदर आता है डीजीजीआई। डीजीजीआई का मतलब है यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। तो ये कोई भी एक ही बॉडी है, एक तरीके से जीएसटी की बॉडी है पूरी। तो ये आगे कंप्लेंट करते हैं फिर फाइन लगाते हैं जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने 40 करोड़ का फाइन को स्लैब किया है वजीरेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। वजीरेक्स आप सभी को पता है क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर, मुझे लगता है कि फर्स्ट नंबर पे चल रहा है प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर, बट हो सकता है फर्स्ट पे ना हो, बट वन ऑफ द मेजर प्लेटफॉर्म्स है ये फॉर श्योर। नाउ डीजीजीआई ने क्या किया है, डीजीजीआई बेसिकली ये स्क्रूटिनाइज करता है। सबसे पहले इन्होंने ही इंक्वायरी की थी वजीरेक्स के ऊपर, नाउ अभी इंक्वायरी कर रहे हैं जीएसटी से रिलेटेड बाय यू कॉइन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और यूनो कॉइन के ऊपर।
तो यूट्यूबर्स काफ़ी प्रमोट करते रहते हैं इन प्लेटफॉर्म को भी, तो इनके बारे में भी आपको पता ही होगा। नाउ वजीरेक्स और कॉइन DCX बेसिकली ये दो प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बोले हैं, ये पीयर टू पीयर करवाते हैं। जो आपका क्रिप्टो का बेसिकली ट्रांजैक्शन है वो दो तरीके से होता है, और दो अलग अलग मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, उन तरीक़ों से होता है। तो अब होता क्या है, पीयर टू पीयर में किस तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं कि आपने अगर अपना बाय ऑर्डर डाला है तो आपका जो एक्सचेंज है उसके पास वो क्रिप्टो पड़ा नहीं है। वो क्या करेगा, वो जहाँ पे क्रिप्टो की बेसिकली माइनिंग होती है, तो माइनिंग हो रही होती है, वो वहीं पर ही आपका ऑर्डर डाल देगा, और अगर वहाँ पे इनफ बिटकॉइंस आते हैं तो वो डायरेक्टली आपको ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये बेसिकली एक्सचेंज का सही काम है, एक तरीके से कहना चाहिए कि वो खुद खरीद नहीं रहा है यहाँ से, वो यहाँ से ऐसा नहीं कर रहा कि वो जहाँ पे असल में बिटकॉइन मिल रहे हैं वहाँ से खरीद के ला रहा है और वो बेच रहा है आगे। अगर आप बाय ऑर्डर डाल रहे हैं, अगर आप सेल ऑर्डर डाल रहे हैं तो वो आपसे खरीद ले रहा है, तो ऐसा नहीं कर रहा है, वो रिटेलर वाला काम नहीं कर रहा है। ये ऐसे इस वाली कैटेगरी के अंदर दो ट्रांजेक्शन मतलब दो मेजर आपके एक्सचेंजेस चल रहे हैं इंडिया के अंदर, वजीरेक्स और कॉइन DCX, और दूसरा है ब्रोकर वाला जो मैंने आपको अभी बताया, मतलब उसके अंदर ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रिटेलर जो बंदा है कि यानी कि वो जहाँ पे माइनिंग हो रही है वहाँ से ख़रीद रहा है, वापस उसको सेल कर रहा है जो लोग आके प्लेटफॉर्म के ऊपर बाय और सेल कर रहे हैं, तो वो है बेसिकली यूनो कॉइन और कॉइन स्विच कुबेर, ये ब्रोकर बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा इश्यूज़ है, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो जाता है पहले ही। तो लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ बिटकॉइन और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज जो अपना इंडेक्स है या जो एक्सचेंज है वो अपने पास होल्ड करके रखता होगा फॉर द टाइम बीइंग, तो उसके ऊपर ज़्यादा इशू रहता है, और तरीके के चार्जेस वगैरह भी यहाँ पे लगाए जाने सकते हैं। तो एक चार्ज होता है इसके अंदर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो वो हो सकता है यहाँ पर लगे अगर क्रिप्टो करेंसी को हम सिक्योरिटी बोल पाएंगे, तो वो सब इश्यूज इस पे आते हैं। नाउ बिजनेस एक्टिविटी एक्सपोर्ट्स जॉइन द पार्टी। सो बेसिकली यहाँ पर एक इकोनॉमी की ओवरऑल न्यूज़ है ये, और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। दिसंबर के अंदर एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहे हैं मंथली फिगर में, अगर आप देखेंगे अभी तक ऑल टाइम हाई पर गया है दिसंबर 2021 के अंदर। और बाकी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर यही बोला हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, और बिजनेस एक्टिविटी का मतलब होता है ट्रेड, तो ट्रेड के अंदर दोनों आते हैं। ट्रेड के अंदर आपका डोमेस्टिक सेल्स भी आती हैं और एक्सपोर्ट्स भी आते हैं। तो ये होता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया आपका मेन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है पूरा, और बिजनेस एक्टिविटी के लिए ट्रेड यानी कि डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स। सो इन दोनों की कुछ कुछ इंडिकेटर्स के बेसिस पे इन्होंने चीज़ें बताई हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स पिक किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा एक और इंडेक्स था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला इसके अंदर ये इंडिकेटर है एक्सपोर्ट्स, मैंने आपको बताया 37.29 बिलियन पर पहुंच गए हैं दिसंबर मंथ के अंदर, और ये हाईएस्ट एवर मंथली फिगर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नाउ ईयर ऑन ईयर ये 30% प्लस से ही बढ़ा है, तो इस तरीके से। नाउ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक इंडेक्स इन्होंने लिया है PMI मतलब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, तो ये 55.5 पर ईज कर गया है। ईज करने का मतलब होता है ड्रॉप करना, तो ड्रॉप कर गया है 57.6 पर चला गया था नवंबर के अंदर, जो कि पिछले 9 महीनों में सबसे ज़्यादा था। नवंबर में सबसे ज़्यादा था, बट अक्टूबर में 55.5 से कम था। तो एक तरीके से आप 55.5 पर गिरा है, बट ग्रोथ फेज के अंदर ये चल रहा है। तो मैंने ये चीज़ आगे लिखी भी और आर्टिकल के अंदर भी मेंशन था। नाउ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का मीनिंग क्या हुआ, तो बेसिकली ये एक इकोनॉमी के अंदर या एक कंपनी के अंदर जो परचेज मैनेजर होता है वो सब कुछ अप्रूवल मिलने के बाद ही अपने ऑर्डर्स को परचेज पे लगाता है। तो और ऑर्डर्स को परचेज पे लगाने का मीनिंग हुआ कि रॉ मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चर कितना हुआ पूरे टाइम में। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम सर्विसेज से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई फॉर एग्जांपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो तो बोलेगा कि मैंने तो 10,000 घंटे सर्विस दी है, बट हो सकता है उसने एक्चुअली में 1,000 घंटे ही दी हो, तो वो डिफरेंस हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इक्विपमेंट जो परचेज करेगा और जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ परचेज करेंगी वो कंपेरेबल ज़्यादा रहते हैं, इसलिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यहाँ पर कंपेयर होता है। अब यहाँ पर निवरी क्या है, निवरी मैंने आपको पहले बताया, इसकी फुल फॉर्म है नोमूरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स। तो ये कोविड के प्री कोविड टाइम से और कोविड के पोस्ट कोविड अभी जो चल रहा है टाइम, इससे कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वीकली बेसिस पे हर वीक में इसकी एक फिगर आती है, हर वीकली बेसिस पे कितना पिछले वीक से या कितना एक महीने पहले वाली वीक से कितना बेसिकली इंप्रूवमेंट चल रहा है। तो इनकी फिगर्स भी जनरली मंडे ट्यूसडे को ही रिलीज़ हो रही होती हैं। अब यहाँ पर पिछले वीक जो एंड हुआ मतलब जो संडे था जनवरी 2 को, तो वो जो वीक एंड हुआ वो 120.3
ऑल टाइम हाई अभी तक की फिगर यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट की है। और उससे पहले वाला जो वीक था दिसंबर वाला, तो उसके अंदर 120.2 रहा। मतलब पहले उन्होंने बोला था 119 पॉइंट समथिंग, बट वो रिवाइज होके 120.2 हो गया था। तो ये सब चीज़ें भी आर्टिकल के अंदर मेंशन की हुई है, बट मैंने वो सब इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं लिखा है। यही मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल टाइम हाई पर न्यू ईयर में क्लोजिंग हुई है ना। एक बहुत ही छोटी न्यूज़ थी, तो मैंने छोटा सा इसका पॉइंट बना के लिखा है, कोविड कर्व्स लूम ओवर आउट ऑफ होम कंजम्पशन अगेन। सो बेसिकली ये है कि यहाँ पर जो कंजम्पशन के गुड्स होते हैं, जो मेनली एसेंशियल से एक ऊपर क्लास के गुड्स होते हैं, जो कि थोड़े आपके एफिशिएंसी वाले गुड्स आप उनको कह सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत लग्जरी की साइड वो चल रहे होते हैं एसेंशियल से। तो उन गुड्स की बेसिकली बोला गया यहाँ पर डिमांड डाउन हो गई है 15 to 20% एक ही वीक के अंदर, जब आपके ओमिक्रॉन के थोड़े केसेस स्प्रेड होने लग रहे हैं, हमें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो एक ही वीक के अंदर 15 to 20% ये डिमांड डाउन चली गई है। अब इसके अंदर एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया काफ़ी अच्छा, या मैं कह सकता हूँ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो बहुत अच्छा, बेकरी और कन्फेक्शनरी का। तो बेकरी और कन्फेक्शनरी में माना ये जाता है कि लोग खुद से घर से ऑर्डर नहीं करेंगे, या उनको इतना एसेंशियल फील नहीं होता है अगर वहाँ पर मोबिलिटी रहती है, यानी कि लोग विजिट करते हैं बेकरीज़ को, कन्फेक्शनरीज़ को, तो वो ज़्यादा खरीदते हैं और वो घर पे बैठे बैठे ऑर्डर बाकी आइटम ज़्यादा करेंगे, ग्रोसरी ज़्यादा करेंगे, वेजिटेबल्स ज़्यादा करेंगे, बट ये चीज़ें कम मंगाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल लिया था कि ऐसी चीज़ों की डिमांड 15 to 20% तक भी डाउन चली गई है। तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। देवस इन्वेस्टर्स, अच्छा ये सारी न्यूज़ फर्स्ट पेज के ऊपर ही चल रही हैं अभी तक, क्योंकि फर्स्ट पेज पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी, 6 आर्टिकल्स हैं पहले पेज के ऊपर। तो आपको सारे आर्टिकल्स मेरे ख्याल से ठीक भी लगे होंगे और एक्सप्लेनेशन भी, तो आई होप वो हुआ हो। नाउ देवस इन्वेस्टर्स सीज ओवर 30 मिलियन ए आई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ए आई मतलब एयर इंडिया असेट्स। तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ी सी लीगल टाइप ऑफ न्यूज़ है। अब सभी को पता है कि एयर इंडिया ने काफ़ी सारे उसके असेट्स बहुत सारी और भी कंट्रीज़ के अंदर हैं, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब इनके जो एयरपोर्ट्स हैं, मतलब इंडिया जो कहीं का एयरपोर्ट है, जैसे दुबई के अंदर फॉर एग्जांपल कोई एयरपोर्ट है, वो इंडिया यूज़ कर सकता है कभी भी। तो वो बेसिकली एक राइट जो है वो इंडिया ने खरीदा हुआ है, तो एक तरीके से इंडिया का वो असेट है। अब यहाँ पर हुआ क्या, एयर इंडिया ने, आप सभी को पता है कि बहुत सारी जगहों से लोन वगैरह ले रखे थे, तो उसमें बहुत सारी जगहों को उनको रीपेमेंट की एक रिक्वायरमेंट थी। बट अब जब वो सेल हो चुकी है, तो वो कैसे उसको अपने मनी को जो उनको चाहिए, अपना क्लेम चाहिए बेसिकली, वो कैसे करेंगे। तो वहाँ पर वो वहाँ अपने रीजन के जो एयर इंडिया के असेट्स हैं उनको सीज करते जा रहे हैं। बहुत सारी अमेरिका के अंदर भी SIAC जो था उसने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया था। और मतलब क्या होता है, SIAC मतलब है सिंगापुर का एक ट्रिब्यूनल है, मेन काफ़ी बड़ी एक कोर्ट आप उसको कह सकते हैं। तो वहाँ से एक ऑर्डर आ गया था कि जो भी ये स्टेट करना चाहे वो ऐसा कर सकती है, एयर इंडिया के असेट्स को सीज कर सकती है। तो उस असेट को, मतलब जो उनका ऑर्डर था, उसको वो अगर आप किसी भी कोर्ट के अंदर जाके दिखाते हैं किसी भी नेशन की, तो वो उसको मना नहीं कर सकते। अब यहाँ पर भी ऐसे हुए, कनाडा के अंदर ये चीज़ हुई है। कैनेडियन कोर्ट ऑथराइज्ड सीजर, सीजर मतलब सीज करना। तो क्यूबेक रीजन कनाडा के अंदर है कोई, तो उसके अंदर ये बात चल रही है पूरी। असेट जो पहले मतलब असेट जो सीज हुए हैं वो एयर इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने IATA के साथ होल्ड कर रखे थे। इसकी भी एक फुल फॉर्म है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। सो ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है, इसके साथ होल्ड किए हुए थे। तो यहाँ से वो सीज कर लिए गए हैं। 6.8 मिलियन के दो असेट्स थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और वैल्यू नॉट अवेलेबल असेट से मतलब उसकी इतनी वैल्यू अभी असर्टेन नहीं की जा सकती है, बट एयर इंडिया का एस्टीमेट है वो 30 मिलियन डॉलर्स का, जो कि आपकी आर्टिकल के अंदर हेडलाइन के अंदर भी लिखा हुआ है। तो ये पूरा था यहाँ पर। अब देवस इन्वेस्टर्स इसके अंदर क्या है, तो इसी ने ही बेसिकली सीज किए हैं जो ये सारे असेट्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने एयर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था। और अगर मैं आपको देवस इन्वेस्टर्स का एक बैकग्राउंड दूँ, तो अभी थोड़े टाइम पहले ही गवर्नमेंट से उन्होंने 111 मिलियन डॉलर्स की भी एक डील उन्होंने जीती थी। मतलब वो भी उनको क्लेम मिला था यहाँ पर एक केस के अंदर। नाउ HUL टू एड्रेस डिस्ट्रीब्यूटर टसल बायलेटरली। तो बेसिकली बहुत ही छोटी न्यूज़ है, एक कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की थोड़ी न्यूज़ आप इसको कह सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसका नाम है पूरा, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो इनके बेसिकली FMCG के अंदर मेन प्रोडक्ट्स आते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर होता क्या है, उन प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ही जो मार्जिन होता है वो कम होता है। यानी कि जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई सोप है फॉर एग्जांपल, तो वो 10 रुपीज़ का मान लेते हैं बिकता है, तो वो बहुत ही कम मार्जिन पे
लोगों के पास आता है। वो कैसे आता है, वो फॉर एग्जांपल 8.8 रुपीज़ का पड़ रहा है आपका जो रिटेलर है उसको, तो वो 1.2 रुपीज़ भी अगर नहीं कमाएगा तो वो बहुत ही मतलब बेसिकली प्राइस का वहाँ पे पैरिटी रहती है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने क्या किया है, प्राइस में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो प्राइस पैरिटी का मीनिंग होता है प्राइस को सेम रखना, बट प्राइस पैरिटी ना होने का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि प्राइस को चेंज कर देना। तो किसी को वो 8.8 में दे रहे हैं, किसी को वो 8.9 में दे रहे हैं। तो अब इतना कम मार्जिन होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपके पास 0.1 रुपीज़ भी आपके पास बढ़ के आता है पर प्रोडक्ट का प्राइस, तो वो आपको शिफ्ट करना पड़ता है आगे। तो उसके बिना आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे रिटेलर जो स्टोर्स हैं। तो बेसिकली जो छोटे रिटेलर होते हैं वो हो सकता है कर भी लें, बट जो बड़े रिटेलर चेंज होती हैं वो प्राइसेस फटाफट बढ़ाते चले जाते हैं आगे। तो हो सकता है वो 10.1 कर देंगे, तो वहाँ पर डिमांड कम चली जाएगी, डिमांड सारी यहाँ पर आ जाएगी। तो बेसिकली इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ये चीज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर कंपनी एड्रेस करेगी इस डिस्ट्रीब्यूटर के इशू को। और बायलिटरली का मीनिंग होता है कि दोनों तरफ से बातें सुनेगी, यानी कि उन अपनी बात रखेगी और उनसे भी बात सुनेगी कि क्या है। तो ये मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की न्यूज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक मारुति की बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है इसके अंदर। मारुति जो अगर आप टॉप 10 कंपनी मॉडल्स निकालेंगे कार्स के वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली, मतलब कितनी ज़्यादा उनकी सेल हुई 2021 ईयर के अंदर, तो मारुति उनमें से 8, मतलब मारुति के उसके उसके अंदर से 8 मॉडल्स हैं। तो ये काफ़ी बड़ी फैक्टर रहता है ना। अगर आप देख सकते हैं मारुति इज़ मोस्ट पॉपुलर इन 2021 विद 8 बेस्ट सेलर्स, ये मैंने आपको बता दिया। 8 टॉप मॉडल्स इन टॉप 10, तो टॉप 10 के अंदर 8 मॉडल्स मारुति के ही हैं। और उसके अलावा जो 2 मॉडल्स हैं वो है हिंडई क्रेटा एंड टाटा नेक्सॉन। तो अभी आप देख सकते हैं ना। उसके अलावा 2020 के अंदर ये फिगर 7 पर थी, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि ये भी एक +1 हो गया इसके अंदर भी एक तरीके से। ना फर्स्ट नंबर पे जो मारुति की ही गाड़ी है वो है वैगन आर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बाकी। और टॉप 4 भी है, टॉप 5 भी सारी इन्हीं की मारुति की चल रही हैं इसके अंदर। नाउ बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, अदानी अमंग कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स। तो इसके अलावा मैं 2 और कंपनी के यहाँ नाम ऐड करना चाहता हूँ, डीमार्ट और जुबिलियंट फूडवर्क्स। तो इन्होंने खुद ने आर्टिकल के अंदर बेसिकली किया हुआ है ये। तो ये किस बेसिस पे इन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स निकाला है, तो इन्होंने 2 मेजर्स लिए, जो मेजर्स मैं आपको बताऊंगा, और उस मेजर्स पे हर कंपनी को कंपेयर किया है। और पूरी 3500 कंपनीज़ के अंदर से सिर्फ 23 कंपनीज़ ही यहाँ पर आ रही थी, और उसके अंदर से 5 ही नॉन कंपनीज़ है। तो इन्होंने उसका नाम यहाँ पर लिख दिया। अब इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है, तो इन्होंने एक चीज़ यूज़ की है कि पिछले 5 सालों में इंडिविजुअल ईयर्स के अंदर 15% प्लस रिटर्न्स मिलने चाहिए। मतलब एक एक साल के अंदर 15% से ज़्यादा रिटर्न्स मिलने चाहिए, और पिछले 5 साल का CAGR मोर देन 30% होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने 2 पैरामीटर्स लिए हैं, और 2 पैरामीटर्स के ऊपर ये 5 कंपनीज वेल नोन है जो खरी उतरी हैं, मतलब। तो उस बेसिस पे इन्होंने इनको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिक्लेयर किया है। तो ये भी कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, बट एक स्टॉक मार्केट का कंपैरिजन आप इसको बोल सकते हैं। Now RBL Bank's total deposits fell by 2.6% in December quarter। तो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ आप इसको कह सकते हैं। RBL बैंक आप सभी को पता है, ये थोड़े टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, जब इसकी थोड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इश्यूज हो गए थे, और इसके ऊपर मतलब बैंकरप्सी की भी बात हो गई थी एक बार, तो कि RBI इसको अक्वायर करने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है। तो वो सब पॉइंट्स हुए थे। तो उसमें क्या हुआ था, RBI जो रेगुलेटर है बैंक्स के अंदर, तो उसने आपका रेगुलेशन इम्पोज किया था, या फिर आप कह सकते हैं उन्होंने ट्रिगर की थी एक चीज़, कि आपका एक मैनेजरियल चेंज होगा। मैनेजरियल चेंज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक एडमिनिस्टर आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टर उसको बोल सकते हैं, वो RBI अपॉइंट करेगा। तो एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पे एक बंदा आ गया था। अब उसकी वजह से क्या हुआ है, दिसंबर क्वार्टर के अंदर 2.6% से RBL बैंक के टोटल डिपॉजिट जो होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह वगैरह, तो वो 2.6% से फेल कर गए हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है बैंक के लिए। Now SEBI signals a new trend, summons and notices to come via WhatsApp and Telegram। तो हो सकता है आपको थोड़ी सी फनी न्यूज़ टाइप लग रही हो। तो SEBI आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे सम्मन, अच्छा सम्मन का मीनिंग होता है कि आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करनी होती है, या फिर खुद प्रेजेंट होना होता है। अगर आपको कोई कोर्ट सम्मन करती है, इसका मीनिंग है कि आपको कोर्ट के सामने पेश होना होता है। तो वो बेसिकली सम्मन का मीनिंग होता है। और नोटिस आप सभी को पता है कोई भी वार्निंग हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना हो सकता है, फिर कोई भी इवेंट के बारे में बताना हो सकता है, तो वो सब नोटिस के अंदर आता है। तो ये बेसिकली दोनों ही काम जो सेबी अभी करता है, तो वो मेल के थ्रू करता है, बट अब इसको इंस्टेंट मैसेजिंग के टर्म्स के थ्रू करेगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके। तो ये इतनी ज़्यादा कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, बट हाँ ये एक फ़नी सॉर्ट ऑफ न्यूज़ है।
नाउ एक्सपोर्ट्स ग्रोथ एट रिकॉर्ड हाई ऑफ 37% इन दिसंबर। तो ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ देखा था ऊपर जब हमने बिजनेस एक्टिविटी और ट्रेड की बात की थी। अब यहाँ पर इसी को थोड़ा सा जो एक्सपोर्ट्स वाला पॉइंट था उसको काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेटा है जो आपके यूज़ में आ सकता है फ्यूचर के अंदर। तो दिसंबर क्वार्टर की बात करें, दिसंबर मंथ की और दिसंबर क्वार्टर की, तो इसके अंदर एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ रहा 37% दिसंबर मंथ में। और एक्सपोर्ट्स का टोटल वैल्यू जो हमने ऊपर देखा $37.29 बिलियन का रहा। नाउ फॉर 9 मंथ्स ये एक्सपोर्ट्स की फिगर 30 बिलियन प्लस पर चल रही है। ये भी काफ़ी एक अच्छा फैक्टर है इंडिया के लिए। नाउ इसके अलावा अच्छा, इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको सीधा दिखेगा कि हमने 300 बिलियन का मार्क इजीली क्रॉस कर लिया है। तो 300 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स का मार्क जो हमारा इंडिया के अंदर था वो हमने इजीली क्रॉस कर लिया, क्योंकि हर साल 30 बिलियन प्लस रहा है 9 महीनों तक। तो 270 बिलियन तो ऐसे ही हो गया, और उसके ऊपर प्लस ज़्यादा जो ज़्यादा था तो वो 300 बिलियन अप्रॉक्स हम आराम से क्रॉस कर चुके हैं अभी हम 3 महीने पहले ही, तो इस साल के। ना इसके अलावा हाईएस्ट एवर क्वार्टरली, इस साल जो क्वार्टर था ये वाला दिसंबर क्वार्टर, उसके अंदर भी हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स रहे हैं। तो ये जो आपको चीज़ जो OTP जैसी लग रही होगी आपको, तो ये है Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में एक बार वापस से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इसका मीनिंग होता है अप्रैल ऑफ 2021 से लेकर मार्च, मार्च मतलब 31 मार्च पूरा 2022 तक। तो बेसिकली 3 महीने का ये इस तरीके से लेके चलते हैं। नाउ 103 बिलियन का इस क्वार्टर के अंदर पूरा एक्सपोर्ट हुआ है। नाउ मैक्सिमम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है इसमें कौन से प्रोडक्ट्स में रही है ये मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर एक्सपोर्ट्स की। तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर 141% का ग्रोथ रहा है, तो डबल से भी ज़्यादा होना बोलते हैं उसको। नाउ प्लास्टिक्स के अंदर भी 50% के आसपास का ग्रोथ रहा है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी वैल्यू होती है पे ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट में। नाउ अगर कोई चीज़ ईयर ऑन ईयर कंपेयर होती है बट वो मंथ की होती है तो उसमें कैसे कंपैरिजन होता है। तो बेसिकली अगर दिसंबर 2021 की कोई फिगर्स है तो उसमें कंपैरिजन अगर ईयर ऑन ईयर होना है तो वो दिसंबर 2020 के फिगर्स से होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा। नाउ GST प्रोब में सेट प्रेसिडेंट फॉर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन या टैक्सेशन। तो आप सभी ने प्रीडिसेसर और सक्सेसर ज़रूर सुना होगा या किया होगा छोटी क्लासेस के अंदर। तो प्रीडिसेसर का मीनिंग होता है कि एक चीज़ से कोई पहले कुछ हुआ है। तो अगर कोई यहाँ पर जो GST प्रोब चल रहा है क्रिप्टो के ऊपर, जो हमने ऊपर भी देखा था, वजीरेक्स वगैरह हमने डिस्कस किया था, तो उसके ऊपर अगर ये चीज़ आर्टिकल बोलना चाह रहे हैं कि ये चीज़ प्रीसीडेंट है। प्रीसीडेंट मतलब नेक्स्ट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, मतलब आगे कुछ हो सकता है क्रिप्टो के साथ और भी। तो मतलब ये चीज़ एक बेस बनाएंगी बट इसके ऊपर चल के और भी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर इस डिस्कशन में एक और पॉइंट बड़ा निकल के आ सकता है फ्यूचर के अंदर। तो वो क्या पॉइंट है, बेसिकली वो है पॉइंट कि क्रिप्टो करेंसी को आप टैक्स किस बेसिस पे करोगे, यानी कि आप उसको क्या बोलोगे कि ये क्या है जो मैं टैक्स कर रहा हूँ। तो वो हो सकता है कि कोई क्रिप्टो करेंसी, मतलब मैंने वापस से क्रिप्टो करेंसी लिख दिया है, ये एक्चुअली में करेंसी होना चाहिए। तो आप इसको करेंसी की तरह इसको टैक्स करोगे, या फिर इसको फाइनेंशियल असेट की तरह टैक्स करोगे, या फिर किसी कमोडिटी की तरह टैक्स करोगे, गोल्ड वगैरह की तरह। तो ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो कि आंसर होना चाहिए मेरे ओपिनियन में। तो कम से कम GST प्रोब, जो GST ऊपर टैक्स उनके ऊपर लग रहा है इतना ज़्यादा, 40 करोड़ काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है एक क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए। तो वो अगर ऐसा होता है तो पहले ये चीज़ डिक्लेयर की जानी चाहिए। तो खैर ये बाकी अगर होता है फ्यूचर के अंदर न्यूज़ आती है तो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी मैंने पूरा कवर कर लिया है, वो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपको इंग्लिश में जो मैंने आपको वीडियो का बताया है वो मिल रही होगी थोड़े टाइम बाद ही, आज ही मिल रही होगी। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।